Hello everyone, I am CA Devendra Kataria and you are watching accountingadda.com. Friends, wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year in advance. दोस्तों, soon approaching New Year is bringing many more updates in the GST as well. So we have come up with the video for your knowledge कि 1 जनवरी 2021 से GST में क्या-क्या important changes आने वाले हैं. Let us see. वैसे तो पिछले 3.5 साल में जीएसटी में इतने सारे चेंजेस आ गए हैं दैट इट इज नाउ वेरी डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक ऑफ द चेंजेस. सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड वील बी पोस्टिंग आवर वीडियोस वेरी सून फॉर ऑल द अपडेट्स कमिंग इन द फ्यूचर. सो 1 जनवरी 2021 से जो नए अपडेट्स आने वाले हैं उन पर आज हम नजर डालेंगे. सबसे पहले जो फाइनेंस एक्ट 2020 में एक चेंज आया था सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में. That was a very welcome change. Section 16(4) क्या कहता है? It says that एक particular invoice या debit note of an invoice, उन दोनों की आप credit या ITC कब तक ले सकते हैं? You can take it up to the due date of September return of next year or annual return, whichever is earlier. तो फ्रेंड्स, उसमें जो डेबिट नोट के लिए लिमिट थी, डेबिट नोट की लिमिट नहीं थी, उस इनवॉइस की लिमिट थी जिसके अगेंस्ट में वो डेबिट नोट इशू हुआ है. से फॉर एग्जांपल, अगर मैं 2018-19 के किसी इनवॉइस का डेबिट नोट आज इशू करता हूं तो एज अ सप्लायर आई विल हैव टू पे टैक्स, बट एज अ रेसिपिएंट यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी ITC. सो विथ Finance Act 2020, this particular word invoice relating to such debit note has been omitted, but till now it has not been brought into effect. ये इफेक्ट आ रहा है 1 जनवरी 2021 से. इसका मतलब अगर आपका डेबिट नोट आज इशू होना है तो प्लीज वेट फॉर नेक्स्ट सम फ्यू डेज, और 1 जनवरी 21 के बाद अगर आप इस नोटिफिकेशन को इस डेबिट नोट को इशू करते हैं, then the recipient can take ITC on that debit note as well, because the linking from the invoice has now been done away with. जिस तारीख का डेबिट नोट होगा वहां से एक फ्रेश लिमिट विल बी एप्लीकेबल, दैट now you can take ITC till next year September. सो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने अभी तक किसी ऐसे डेबिट नोट्स को इशू करके ITC ले ली है तो प्लीज बी केयरफुल. ये एप्लीकेबल होने जा रहा है 1 जनवरी 2021 से. ठीक है. अभी रिसेंटली में 22 तारीख को ही कुछ नोटिफिकेशंस इशू हुए हैं. उन्हीं में से एक नोटिफिकेशन है 92/2020, जिसके तहत सेक्शन 16(4) में उस चेंज को, उस फाइनेंस एक्ट के सेक्शन को इंप्लीमेंट किया गया है. साथ में एक और नोटिफिकेशन इशू हुआ है 94/2020 सेंट्रल टैक्स, जिसके थ्रू CGST रूल्स 2017 के तहत कुछ बहुत सारे रूल्स में कुछ चेंजेस किए हैं. बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं. हमें पता होना चाहिए कि अगर हम GST प्रैक्टिस कर रहे हैं या वी आर स्टडिंग GST, देन वी शुड नो व्हाट चेंजेस आर इंप्लीमेंटेड इन द रूल्स फ्रॉम 1 जनवरी. सबसे पहले बात करें अगर हम रूल 8 की, विच टॉक्स अबाउट रजिस्ट्रेशन. आपको पता होगा कि रिसेंटली थोड़ा टाइम पहले जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको ड्रास्टिकली चेंज किया गया था, जिसमें आधार ऑथेंटिकेशन, आधार OTP को साथ में लाया गया था. और अगर आप रजिस्ट्रेशन के बाद आधार OTP से वेरीफाई करते हैं तो विद इन 3 डेज आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाता था. अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवा पाते, इन दैट केस द प्रॉपर ऑफिसर विल कम टू योर प्लेस एंड विजिट एंड फिजिकली वेरीफाई दैट द प्लेस इज सिचुएटेड देयर, will verify your documents and then the registration will be granted. ठीक है. Now some other changes have also been done. इस particular rule के लिए although the date has not been notified yet कि कब से implement होगा, लेकिन 94/2020 में जो notification है उसके तहत इस rule में amendment कर दिए गए हैं.
ठीक है, ये कब से एप्लीकेबल होंगे, वो डेट नोटिफाई होगी। रजिस्ट्रेशन अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू गए हैं, देन देयर विल बी अ बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन, मतलब मे बी योर थंब इम्प्रेशन, ठीक है, और योर फिंगर्स इम्प्रेशन, एंड दिस विल बी चेक्ड। फॉर दिस व्हाट विल बी द प्रोसीजर, इट विल बी नोटिफाइड, ठीक है। सिमिलरली अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है तो यहां पे आपको बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन देनी है, और ये इंफॉर्मेशन कैसे दी जाएगी, कहां दी जाएगी, दिस विल अगेन बी नोटिफाइड। एक और चेंज जो 1 जनवरी से ही एप्लीकेबल हो रहा है वो ये है, ये जो अमेंडमेंट है ये रूल 9 में, दिस हैज बीन मेड इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन, मतलब 22 दिसंबर 2020 से ही ये एप्लीकेबल हो चुका है कि जहां आप आधार ऑथेंटिकेट करके, आधार ओटीपी से वेरीफाई करके रजिस्ट्रेशन करते हैं, वहां पहले 3 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन मिलता था, एंड दैट limit has now been increased to 7 days. Why? Because now the proper officer may also come to your place of business and physically verify it. अभी तक ये था, अगर आपने आधार ओटीपी से वेरीफाई कर दिया है तो फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा। But now there's a clause that if the proper officer is satisfied and has reasons, he can टेक अप्रूवल फ्रॉम द ऑफिसर ऑफ द लेवल ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, जिसके पास कमिश्नर से ऑथेंटिकेशन होगा, ही कैन अप्रूव फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन इवन इन केस ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन। आपने आधार ओटीपी से अपना वेरिफिकेशन करवा दिया है, इवन देन फिजिकल वेरिफिकेशन कैन नाउ बी डन। बट ऑफ कोर्स द प्रॉपर ऑफिसर शुड हैव रीजंस फॉर दैट। हर केस में फिजिकल वेरिफिकेशन करना उनके लिए भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। और फिजिकल वेरिफिकेशन विदाउट आधार में तो पहले भी था, एंड द प्रोसीजर स्टिल कंटिन्यूज, ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज अ रूल 21 व्हिच सेज दैट रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड इन सर्टेन केसेस, जहां पे ये 4 इन्होंने ऑप्शंस पहले से थे कि इन 4 केसेस में रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड। क्या है? That if the business has not been conducted from the declared place, अगर आप इनवॉइस इशू कर देते हैं विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स, या फिर कोई वायलेशन होता है एक्ट का, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता था। नाउ सर्टेन अदर एक्टिविटीज हैज आल्सो बीन एडेड इन दिस रूल कि अगर आपने आईटीसी अवेल की है विद कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 16, सेक्शन 16 क्या कहते हैं कि आप आईटीसी ले सकते हैं ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इफ यू हैव रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज, इफ यू हैव द इनवॉइस, ठीक है, इफ द सप्लायर हैज पेड टैक्स एंड यू हैव फाइल्ड द रिटर्न। अगर यहां पे कोई भी कंडीशन कॉन्ट्रावीन होती है, यानी कि अगर सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया और आपने आईटीसी ले ली है, देन योर रजिस्ट्रेशन में ऑल्सो बी कैंसल्ड। That of course for cancellation first there will be a show cause notice कि भैया कारण बताइए क्यों आपका रजिस्ट्रेशन ना कैंसिल किया जाए। Then you can tell the reasons, you can satisfy the proper officer, and then the registration may not be cancelled, but yes, now because of this reason the registration may be cancelled. Further, this is a very important one. अभी तक तो 3B और 1 में आपस में कोई लिंक नहीं था। नाउ दे हैव लिंक्ड इट कि आप GSTR 1 जो फाइल करेंगे वो 3B में फिगर ऑटो पॉपुलेट होके आएगी, एंड देन यू हैव टू लिंक इट। अगर कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि GSTR 1 और 3B में देयर आर सिग्निफिकेंट वेरिएंसेस, से फॉर एग्जांपल 3B में मेरा टर्नओवर 20 लाख है और 1 में मैंने 1 करोड़ 20 लाख दिखा रखा है, और इसकी वजह से दिस में रिजल्ट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, देयर मे बी इवेजन ऑफ टैक्स, तो ऐसे केस में भी द रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड। फर्दर, इफ यू वायलेट प्रोविजंस ऑफ रूल 86B, ये 86B नया इंसर्ट हुआ है इसी नोटिफिकेशन में, दैट वी विल डिस्कस, ठीक है। नाउ आपको अगर याद हो तो सेक्शन 29 में थोड़ा टाइम पहले अमेंडमेंट हुआ था, और
क्या हुआ था कि अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए या तो असेसी ने अप्लाई किया है या फिर असेसिंग ऑफिसर सो मोटो कैंसिलेशन करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे केस में क्या होता था ड्यूरिंग द पीरियड कि हम अब कैंसिल करना चाहते हैं, टिल डेट द रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल्ड, रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड करना पड़ता था। और सस्पेंड करने के बाद कुछ इंपैक्ट था, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पर अब क्या था कि सस्पेंशन के लिए पहले शो कॉज नोटिस इशू करना होता था। अब थोड़ा सा हम सेक्शन 29(5) अगर डिस्कस करें तो, सॉरी सेक्शन 29 अगर डिस्कस करें तो सेक्शन 29 इज फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कैन बी ऑन एप्लीकेशन बाय द रजिस्टर्ड पर्सन और सुयो मोटो बाय द असेसिंग ऑफिसर। अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने एप्लीकेशन किया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर असेसिंग ऑफिसर आगे चल के रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहता है, देयर हैज टू बी सम रीजन, लाइक आपने 6 महीने तक आपका मंथली रिटर्न फाइल नहीं किया है, अगर आप रेगुलर में है तो, कंपोजिट में है तो 2 क्वार्टर्स तक का आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है, देन द असेसिंग ऑफिसर में प्रोसीड विद कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ऐसे केस में पहले उनको सस्पेंड करने के लिए शो कॉज नोटिस दिया जाता है, शो कॉज का रिप्लाई आएगा, नहीं आया तो फिर सस्पेंड किया जाता है, फिर कैंसिलेशन का शो कॉज नोटिस दिया जाता है। टू ईज दैट प्रोसीजर फॉर द असेसिंग ऑफिसर, नाउ सस्पेंशन कैन बी डन विदाउट शो कॉज नोटिस। अभी अगर 29 की कंडीशंस फुलफिल हो गई एंड असेसिंग ऑफिसर हैज टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन, तो आपको बताए बिना वो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर सकते हैं। बट यस, फॉर कैंसिलेशन दे हैव टू गिव शो कॉज नोटिस, वहां पे अभी भी कोई चेंज नहीं है। कैंसिलेशन के पहले शो कॉज नोटिस आना कंपल्सरी है, ठीक है। देन देयर इज अ न्यू रूल व्हिच हैज बीन इंसर्टेड 21(2)(a) which says कि अगर 1 और 3B के में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया जाएगा विदाउट टेलिंग यू एनीथिंग, एंड देन अ शो कॉज नोटिस विल बी इशूड टू यू कि भैया 30 दिन के अंदर अंदर एक्सप्लेन कीजिए, अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द न्यू सब रूल विच हैज बीन इंसर्टेड इन रूल 21 एंड दिस इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जनवरी 2021, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया है तो अभी तक ये प्रोविजंस तो पहले से एप्लीकेबल थे, दैट द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई एंड ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल 3B। विद दिस नोटिफिकेशन दे हैव सेड कि आपको कोई रिफंड भी ग्रांट नहीं होगा। If the registration is suspended for any reason, refund will not be granted. This has been amended via notification 94/2020 Central Tax. ठीक है, कुछ और भी चेंजेस हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। रूल 36(4) ये वैसे बहुत लिटिगेटिव मैटर है और इसमें बहुत सारे डिबेट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, कुछ कोर्ट्स में भी केसेस पेंडिंग हैं। But as of now, what notification has done, let us discuss on that. सबसे पहले तो the language has been slightly changed. अभी तक क्या लैंग्वेज थी? If the supplier has uploaded invoices and uploaded GSTR1, तो आपके 2A में दिख जाता था और उसका 110% तक आप क्रेडिट ले सकते हैं। Say for example, मेरे सप्लायर ने इनवॉइसेस अपलोड कर दिए हैं और GSTR1 भी अपलोड कर दिया है, पर अभी फाइल नहीं किया। इनवॉइसेस विल रिफ्लेक्ट इन माय 2A एंड आई वाज एबल टू टेक एडिशनल 10% क्रेडिट ऑफ दैट इनवॉइस। मतलब अगर 1 लाख मेरे 2A में आ रहा है तो मैं 1,10,000 तक क्रेडिट ले सकता था। बट नाउ दैट अपलोडेड हैज बीन रिप्लेस्ड बाय फर्निश्ड। मतलब अब सप्लायर जब तक GSTR1 फाइल नहीं करेगा तब तक मेरे 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, या होगा भी तो वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। नाउ व्हेन द सप्लायर विल फाइल GSTR1, ओनली देन आई विल बी एबल टू टेक क्रेडिट। फर्दर दैट 10% हैज बीन रिड्यूस्ड टू 5%। मतलब अब 1,10,000 की जगह
मैं 1,05,000 की क्रेडिट ले सकता हूँ। अब आप लोग कहेंगे कि जरूरत क्या है, क्रेडिट तो 1,00,000 की लेनी है। दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ टैक्स पेयर्स, कि हो सकता है कुछ टैक्स पेयर्स ने वन फाइल ना किया हो, देन ऑल्सो एटलीस्ट 10% का गैप मुझे मिल जाता था, बट नाउ द गैप हैज बीन रिड्यूस टू 5%। ठीक है, देन रूल 59 में एक सब रूल 5 इंसर्ट हुआ है, जिसके तहत ये कहा गया है कि अगर आपने 2 महीने के 3V फाइल नहीं किए हैं तो आप 1 फाइल नहीं कर सकते। क्या जरूरत है? बहुत जरूरत है। क्या होता है, GSTR 1 अगर सप्लायर ने फाइल कर दिया तो सामने वाले को ITC मिल रही है, बट द टैक्स हैज नॉट स्टिल बीन पेड, क्योंकि टैक्स तो 3B से पे होता है। सिंस 3B is not filed, tax has not been paid, Section 16 condition is not fulfilled, ITC वैसे भी नहीं मिल रही सामने वाले को। To curb those practices, now there has been a limit कि अगर 2 महीने तक आपका 3B फाइल नहीं हुआ है तो आगे आप GSTR 1 भी फाइल नहीं कर पाएंगे। This change is there to curb the practices जहां पे सिर्फ 1 फाइल करके ITC आगे फॉरवर्ड कर दी जाती है, सप्लायर इज नॉट डिपॉजिटिंग द टैक्स और उसका 3B पेंडिंग चल रहा है। ठीक है, तो नाउ बी केयरफुल दैट यू हैव टू फाइल 3B and 1 साइमल्टेनियसली विद मैचिंग बोथ द रिटर्न्स। नेक्स्ट वी हैव इज 86B। बहुत इंटरेस्टिंग है। I don't know what is the logic behind it, but the rule has been amended now. This rule has been inserted, and it says कि अगर आपकी taxable value किसी एक महीने में in a month exceeds 50 lakhs, ठीक है, it is other than exempt or zero rated, उन दोनों को हम साइड में रखते हैं। Only taxable supply of goods or services if it is exceeding 50 lakhs, तो आपकी ITC के ऊपर कुछ हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। वाई आई डोंट नो, बट यस, अभी हम अगर इमेजिन करें 50 लाख रुपीस पर मंथ से ज्यादा का अगर टैक्सेबल वैल्यू है तो ऑन एन एवरेज वी कैन अज्यूम कि साल में 6 करोड़ का टर्नओवर तो होगा, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इस थॉट को ध्यान में रखिएगा। ऐसे केस में 50 लाख अगर एक्सीड कर रहा है, मैक्सिमम ITC विच यू कैन टेक is 99% ऑफ आउटपुट टैक्स। आपके क्रेडिट लेजर में कितना ही पैसा पड़ा हो, मैक्सिमम जो आपका यूटिलाइजेशन हो सकता है वो हो सकता है आउटपुट टैक्स का 99%, यानी कि 1% ऑफ आउटपुट टैक्स यू हैव टू पे इन कैश। What I can think of, the major industry which will be affected is, in my view, सीमेंट इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली परचेज से कम रेट पे भी सीमेंट बेच दिया जाता है बिकॉज ऑफ हेवी टारगेट डिस्काउंट्स रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी। तो एक्चुअल कॉस्ट कम बैठती है, पर मैं हो सकता है 100 रुपए की चीज को 99 में ही सेल कर दूं एंड आई एम नॉट पेइंग एनी टैक्स, माई टर्नओवर मे बी हाई, but now I will have to pay additional 1% of output tax, and this will definitely going to block the working capital of the taxpayer, and further this may also increase cost because मेरा कभी टैक्स बनता ही नहीं है, I cannot claim refund, तो वो मैं करूंगा क्या उस ITC का। But the rule is in place now and we have to follow this. However, there are certain exceptions to this rule. क्या exceptions हैं वो ये देखते हैं। देखिए, restriction जो है 99% of output tax is not applicable to certain categories. क्या है, अगर आप sole proprietor हैं तो आपने, partnership firm है तो any of the two partners, company है तो director ने, if they have paid more than 1 lakh of income tax, see now the GST is being linked to a condition from income tax. Interesting. More than 1 lakh of IT in each of the last 2 financial years. अब लास्ट कौन से, वो जिनका 139(1)
139(1) क्या? 139(1) ऑफ इनकम टैक्स के तहत जिसकी टाइम लिमिट हैज लैप्स्ड। अगर हम आज बात करें तो 139(1) की इनकम टैक्स की टाइम लिमिट इज 31st December, which has not been lapsed, but by the time of January it will be lapsed. तो जनवरी में अगर हम ये रूल फॉलो करेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20 दोनों साल में, ईच ऑफ द 2 फाइनेंशियल ईयर्स, दोनों सालों में अगर 1 लाख से ज्यादा का टैक्स पे किया है, देन दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मी, देन आई कैन क्लेम माई 100% ITC। ठीक है, अब मेरा 6 करोड़ का टर्नओवर है, अगर मेरा 3% भी नेट प्रॉफिट है या 2% भी नेट प्रॉफिट है तो मेरा टैक्स 1 लाख के आसपास पहुंच जाता है। 2% मतलब 12 लाख रुपए। और अगर अभी न्यू रिजीम आ रही है तो वो देयर विल बी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, पर 6 करोड़ के टर्नओवर या उसके ऊपर टर्नओवर पे अगर मेरा 10 करोड़ का टर्नओवर है और मेरा 1.5% का भी नेट प्रॉफिट है तो मेरा 15 लाख का टैक्स होता है। एंड इफ आई हैव पेड मोर देन 1 लाख, दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मी। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस रूल देन? आई डोंट नो, बट लेट अस सी फ्यूचर में क्या implications आने वाले हैं। So even as if I'm into a cement industry and my turnover is say for 20 crores and I'm paying more than 1 lakh tax, this rule is not applicable for me. Sorry, I'm paying more than 1 lakh of tax, income tax. So this rule, I don't know फिर ये किसके ऊपर applicable होगा? But the rule, the government has come up with this rule and न जाने क्या सोच के ये rule लाए हैं, but let's see what will happen in the future. Further, अगर आपने पिछले साल में किसी अनयूटिलाइज्ड ITC का 1 लाख से ज्यादा का रिफंड लिया है, अनयूटिलाइज्ड ITC का रिफंड सिर्फ 2 ही केस में मिलता है। आइदर यू हैव जीरो रेटेड सप्लाई और यू हैव इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर, आपका इनपुट ज्यादा रेट का है, आउटपुट कम रेट का है। ओनली इन दीज 2 केसेस यू कैन क्लेम अनयूटिलाइज्ड ITC रिफंड। So if you have claimed more than 1 lakh of refund, then this rule is not applicable for you. I don't know क्या सोच के ये रूल बनाया है, but ये रूल, this is in place now and from 1st January it will be applicable. Further, एक चीज और इंटरेस्टिंग है, अभी पूरे साल की आप कैलकुलेशन कीजिए। एज अ प्रोफेशनल हमारे पास अब और कोई काम नहीं बचा है, सिर्फ हम ये कैलकुलेशन करते रहेंगे। फॉर द फाइनेंशियल ईयर यू कैलकुलेट कि अभी तक कितना कैश लेजर से पे किया है। ठीक है, अगर अप्रैल से अभी तक आप क्यूमुलेटिव 1% से ज्यादा कैश में पे कर चुके हैं, आई होप द पोर्टल विल डू इट फॉर अस, कि वो ऑफसेट में बता देगा कि आप ऑफसेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो लेट्स होप दैट। तो अगर आपने क्यूमुलेटिव 1% से ज्यादा का टैक्स पे कर दिया है फ्रॉम कैश लेजर, then also this rule is not applicable. एक एग्जाम्पल से समझते हैं। Say for example, April 20 to December 20 मेरा टर्नओवर है 1 crore 90 lakhs. Now in January 21 my turnover becomes 60 lakhs only for that month. So, लेना पड़ेगा ना, because only then this rule is applicable if my monthly taxable turnover is more than 50 lakhs. So my cumulative turnover becomes 2.5 CR. तो अब ये देखना पड़ेगा कि अप्रैल से दिसंबर या अप्रैल से जनवरी तक अगर मैंने 2.5 लाख से ज्यादा का टैक्स पेमेंट इन कैश कर दिया है, क्योंकि क्यूमुलेटिव लेना है तो जनवरी का भी इसमें इंक्लूड होगा। अप्रैल टू जनवरी तक का क्यूमुलेटिव मैंने 1% से ज्यादा पे कर दिया है, अगर मैंने 2.5 लाख से ज्यादा कैश में पे किया है, then also this rule is not applicable. And by default is a very interesting word. By default has been defaulted many people in the last 2 days. By default registered person अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, POSU है या लोकल अथॉरिटी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो उनके ऊपर भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट को तो एग्जेम्प्ट करती ही है, सो गवर्नमेंट हैज डिफॉल्टेड इटसेल्फ फ्रॉम दिस रूल। ठीक है, सो अभी पिछले 2 दिन में जो पैनिक हैज बीन क्रिएटेड दैट यू आर डिफॉल्टेड टू बिकम क्वार्टरली फॉर QRMP, दैट इज बाय डिफॉल्ट। गॉड हेल्प द इंग्लिश। अच्छा, द लास्ट चेंज विच हैज बीन ब्रॉट अप इन E-way bill
in this notification कि now they are saying कि भैया सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं और अब आप डिस्टेंस जल्दी कवर कर सकते हैं. So for 100 kilometers now they have increased this limit from 100 kilometers to 200 kilometers. Or rather I should say that decreased the validity for one day. तो अब वो 100 किलोमीटर के लिए 1 डे था, अब 100 किलोमीटर के लिए 12 घंटे रह गए इफेक्टिवली. अब अगर पहले क्या था, फॉर 100 किलोमीटर्स देयर वाज 1 डे वैलिडिटी फॉर ई-वे-बिल. नाउ दैट 1 डे वैलिडिटी इज एप्लीकेबल फॉर 200 किलोमीटर्स. एंड सिमिलरली फॉर एवरी 200 किलोमीटर्स और पार्ट देयर ऑफ देयर विल बी 1 एडिशनल डे. मतलब 1000 किलोमीटर तक के डिस्टेंस के लिए जहां मुझे पहले 10 दिन मिलते थे, अब मुझे 5 ही दिन मिलेंगे. सो सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं. थैंक यू सो मच फॉर दैट. और ध्यान रहे कि गाड़ी ध्यान से चलानी है. ठीक है. सो दिस वाज ऑल फॉर नोटिफिकेशन नंबर 94/2020 सेंट्रल टैक्स and certain things of 92/2020 central tax. Be prepared. This is just a hint कि आगे GST में किस तरह के चेंजेस आने वाले हैं. And we have to be prepared. अगर हमें GST में कंसल्टेंसी करनी है, if we have to make a profession in GST, so we have to keep ourselves updated. And hopefully we'll be there with the knowledge base and we'll try to bring to you all the updates in time. Thank you so much for watching. Keep watching accountingadda.com. Thank you.